है कि रेंडमाइज ट्रायल जो पायलट ट्रायल्स यूज़ हुए थे इसके लिए आइंस्टेमी के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या एक वैंक्विश ट्रायल है। पॉपुलेशन क्या थी? वो पेशेंट जिनमें नॉन क्यूवेव एमआई था। इन्होंने किस चीज़ को आपस में कंपेयर किया? इन्वेजिव स्ट्रेटजी और कंजर्वेटिव। इन्वेजिव में ये क्या था कि अर्ली रूटीन एंजियो प्लस रिवास्कुलराइजेशन, और कंजर्वेटिव में ये था कि मेडिकल थेरेपी करें और उसके बाद नॉन इन्वेजिव स्ट्रेस टेस्टिंग करें और एंजियोग्राफी करें कि अगर सिम्टम या इस्कीमिया हो। तो रिजल्ट्स इसमें ये था कि जो इन्वेजिव ग्रुप है उसमें पोस्ट एमआई मोर्टेलिटी ज़्यादा थी विद इन 1 मंथ, ठीक है, लेकिन डेथ और नॉन फेटल एमआई सेम रहा था, ठीक हो। नेक्स्ट ट्रायल था फ्रिस्क ट्रायल। इसका नाम था कि फास्ट रिवास्कुलराइजेशन ड्यूरिंग इनस्टेबिलिटी इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज 2 ट्रायल। इसमें भी पॉपुलेशन ही एंस्टेमी एसीएस वाली थी। इसमें भी कंपेयर किया था अर्ली इन्वेजिव को कंजर्वेटिव, लेकिन इसमें अर्ली इन्वेजिव ये थे कि विद इन 7 डेज एंजियो करें और इसके रिजल्ट्स 1 ईयर पे थे। तो इसमें हमें क्या हुआ था कि जो इन्वेजिव ग्रुप था उसमें डेथ भी कम हुई है, एमआई भी कम हुआ था और दोनों कंपोजिट भी कम हुए थे। तो इसमें ये था जो मतलब ये फ्रिस्क 2 ट्रायल था, इसने ये शो किया है कि जो इन्वेजिव स्ट्रेटजी है वो बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी एंस्टेमी एसीएस में। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल में एक था कि टेक्टिक्सटिमी 18। इसमें बनता है ट्रीट एंजाइना विद एक्रेस्टेट एंड डिटरमिन कास्ट ऑफ थेरेपी विद एन इन्वेजिव और कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी थ्रोम्बोलिसिस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन 18 ट्रायल। पॉपुलेशन वही अनस्टेबल एंजाइना और एंस्टेमी वाली, और इंटरवेंशन वही अर्ली इन्वेजिव वर्सेस कंजर्वेटिव, ठीक है। फ्रिक्स में क्या था? विद इन 7 डेज, जबकि इसमें विद इन 48 आवर्स एनजीओ, ठीक हो गया। और इसको कंपेयर किए थे एस्प्रिन, हेपरिन और टिरोफिबान के साथ, और एनजीओ अगर इस्कीमिया हो, ठीक हो। तो इसमें यह था कि अर्ली इन्वेजिव में जो था कंपोजिट एंड पॉइंट कम था, जबकि कंजर्वेटिव में ज़्यादा था। तो इसमें हमें ये मिला कि डेथ, नॉन फेटल एमआई या रीएडमिशन कम होते हैं अगर हम अर्ली इन्वेजिव अप्रोच करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था रीटा 3 ट्रायल। इसका है रेंडमाइज्ड इंटरवेंशन ट्रायल ऑफ एंजाइना सीरीज। इसमें भी अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी में वो था, और अर्ली इन्वेजिव को कंजर्वेटिव। इसमें था 48 to 70, टीमी में था विद इन 48, इसमें विद इन 72 आवर्स। तो इसमें भी उन्हें ये मिला कि 4 मंथ कंपोजिट में एंड पॉइंट जो थे इन्वेजिव उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन थी, लेकिन 1 ईयर और 10 ईयर में कोई डिफरेंस नहीं था। तो इससे ये है कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल पोस्ट पीसीआई या पोस्ट एमआई जो टाइम पीरियड है उसमें ये बेनिफिशियल है इन्वेजिव स्ट्रेटजी एज कम्पेयर टू कंजर्वेटिव वन। और एबोर्ड ट्रायल में भी इसी तरह लेकिन इसमें ये था कि हाई रिस्क एंस्टेमियासिस वाले पेशेंट थे, तो इसमें इन्होंने इमीडिएट इन्वेजिव किया था। बाकी सारे क्या कर रहे थे कि रूटीन इन्वेजिव या अर्ली इन्वेजिव कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे कि इमीडिएट इन्वेजिव, यानी एक पेशेंट है एंस्टेमियासिस है उसको फ़ौरन उसकी एंजियो कर ले, और इसको कंपेयर किया था अर्ली इन्वेजिव के साथ, या अगर हम 24 आवर में करें। तो एबोर्ड ट्रायल ने कहा था कि कोई एडवांटेज नहीं था इमीडिएट का इन्वेजिव स्ट्रेटजी, मतलब हम इमीडिएट कर रहे हैं या फिर हम इसी तरह विद इन 24 आवर कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इस ट्रायल के बेस पे गाइडलाइंस में ये है कि अगर हम हाई रिस्क पेशेंट हैं या इंटरमीडिएट रिस्क हैं तो आप उनको खैर है विद इन 24 आवर आप रूटीन इन्वेजिव करें, लेकिन अगर वेरी हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप इमीडिएट इन्वेजिव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायल हमारे पास क्या था? टाइम एक्स ट्रायल। इसमें भी अर्ली इन्वेजिव को डिलेड इन्वेजिव के साथ कंपेयर किया था। तो इसमें उन्हें क्या था कि कोई उनको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला था, लेकिन इसमें एक चीज़ था कि जो हाई रिस्क सब ग्रुप था उसमें इनको ये मिला था कि जो अर्ली इन्वेजिव अगर हम हाई रिस्क में करें तो हमें आउटकम्स बेहतर मिलते हैं। तो इन ट्रायल के बेस पे ये गाइडलाइंस बनी गई थी कि अगर वेरी हाई रिस्क है तो उसकी आप इमीडिएट इन्वेजिव करें, जो बाकी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं और इंटरमीडिएट रिस्क हैं उसमें आप रूटीन करें, और जो लो रिस्क ग्रुप है उसमें आप सिलेक्ट इन्वेजिव करें। इक्टिस ट्रायल में एंस्टेमियासिस के वो पेशेंट वो की थे जिनमें ट्रॉप भी रेस था, ठीक है। तो इसमें मतलब अनस्टेबल एंजाइना को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया था। तो इसमें अर्ली इन्वेजिव और सिलेक्ट इन्वेजिव कंपेयर किया तो इन्हें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला था। ये एक वो है, मतलब एबोर्ड ट्रायल जो है उसमें हमें क्या हुआ था कि इमीडिएट स्ट्रेटजी का कोई बेनिफिट नहीं मिला। टाइम एक्स में हमें ये मिला कि जो बेनिफिट है वो हाई रिस्क ग्रुप में ज़्यादा है। टेक्सटिमी में हमें ये मिला था कि जो ट्रोपोनिन पॉजिटिव उसमें भी हमें बेनिफिट दिया था। फ्रिक्स ने भी हमें ये दिया था कि इन्वेजिव स्ट्रेटजी का बेनिफिट है, और ये ट्रायल ने भी ये कहा था कि बेनिफिट है लेकिन ज़्यादा किसमें? हाई रिस्क ग्रुप में है। तो ये है कि सिर्फ एक बोर्ड ट्रायल था जिसमें हमें ये कहा था कि इन्वेजिव स्ट्रेटजी का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन बाकी सब ट्रायल्स ने हमें ये बताया कि जो इन्वेजिव स्ट्रेटजी है
उसमें हम वो बेनिफिशियल है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ये है कि मल्टीवेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हम क्या कहेंगे, हमारे पेशेंट है उसके एंस्टेमियासिस है और मल्टीवेसल है, लेकिन लेफ़्ट मेन नहीं है। ठीक हो गया। और उनके हमने कैबेज नहीं करनी, और तो हम क्या करेंगे, उसकी कल्प्रेट लीजन पीसीआई करेंगे, और जो जो सिग्निफिकेंट नॉन कल्प्रेट लीजन्स हैं उनकी भी हमने करनी है, या तो इंडेक्स प्रोसीजर पर करें या फिर हम स्टेज करें, लेकिन उनकी करनी है ये क्लास 1 है। यानी अगर आपका पेशेंट आता है एंस्टेमियासिस है, मल्टीवेसल है, कैबेज नहीं कर रहे, तो आप कल्प्रेट लीजन की पीसीआई कर लें, और जो नॉन कल्प्रेट है उसकी उसी में भी करें, या फिर आप फर्दर नेक्स्ट स्टेज में भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो क्लास 2B है नॉन कल्प्रेट लीजन्स की, और रूटीन पीसीआई नॉन कल्प्रेट की शॉक में करना क्लास 3 इंडिकेशन है। और रूटीन इन्वेजिव अप्रोच की काउंटर इंडिकेशन ये है कि अगर आपके पेशेंट है, आप लो रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है और आप उसकी रूटीन इन्वेजिव नहीं करना चाहते, तो ये है कि अगर वो उसका हाई रिस्क है, ब्लीडिंग डेप्थ पे, सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, एडवांस डायलिसिस है, एक्यूट रीनल फेलियर है, या उसकी लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या उसे डिमेंशिया है, या उसकी ऐसी कोरोनरी आर्टरी का उसकी पहले एंजियो है और हमें पता है कि हम उसकी पीसीआई भी नहीं कर सकते और कैबेज भी नहीं कर सकते, और पेशेंट खुद नहीं करना चाहता, तो उसमें हम नहीं करेंगे। यानी इसमें सिंपल ये है कि अगर एक पेशेंट है उसकी कोमार्बिडिटीज़ ज़्यादा है, तो आप इन्वेसिव की बजाय उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पर जाए। ठीक है। और वो एंस्टेमियासिस पेशेंट और मल्टीवेसल कैबेज किस में करें, कैबेज उसमें करना चाहिए कि या तो सिग्निफिकेंट लेफ्ट मेन हो और हाईली कम्प्लेक्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, या मल्टीवेसल हो और उसके साथ कम्प्लेक्स या डिफ्यूज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो। तो कुछ डिफ्यूज़ में ज़ाहिर बात है आप पीसीआई नहीं कर सकेंगे, तो आप कैबेज की तरफ जाएंगे। इस तरह अगर डायबिटीज़ है और साथ एलएडी है और मल्टीवेसल है, तो भी आप कैबेज की तरफ जाएंगे। और अगर मल्टीवेसल है और कम्प्लेक्स लेफ्ट मेन है और सिवियर लेफ्ट एलवी डिसफंक्शन है, तो भी आप कैबेज की तरफ जाएंगे।